So hi everyone, I am Rishudit and in this video we are going to talk about the non-parametric test. So statistical part से ये third video है. The first video was about the differences between parametric and non-parametric test. The second video I have uploaded on the different kinds of parametric tests which were t-test, f-test, g-test and the ANOVA. Alright, and this is finally about the non-parametric test. ओके सो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अगर आप पढ़ेंगे तो वो काफ़ी सारे होते हैं, बट इस वीडियो में मैंने सिर्फ 3 टेस्ट पर बात की है विच आर मोस्ट पॉपुलर अमंग दिस कैटेगरी. सो फर्स्ट इज योर मैन विटनी यू टेस्ट, द काई स्क्वायर टेस्ट एंड दिस इज क्रुस्कल-वालिस एच टेस्ट. ऑलराइट, सो फर्स्ट हम बात करेंगे मैन विटनी यू टेस्ट की. तो अगर आपने मेरा पैरामीट्रिक टेस्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसे पहले जाके चेकआउट कर लें, क्योंकि फिर आपको थोड़ा सा समझने में इजी होगा नॉन पैरामीट्रिक, क्योंकि मैंने उसको एज अ रेफरेंस लेके ही इसको आपको समझाया है. ठीक है, तो जैसे कि पैरामीट्रिक में भी मैंने इसी तरीके से टैबुलर फॉर्म में आपको समझाया था, तो उसमें आपको ईजी हो जाता है इनको लर्न करना, और बेसिकली जो इनमें सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ हैं उनको कोरिलेट करके अपने माइंड में एक पिक्चर की तरह लर्न करना. तो इसीलिए मैंने नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को भी इसी तरीके से आपको समझाया है. तो ये मैंने एक बार पैरामीट्रिक टेस्ट को नोट डाउन कर दिया है ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल करने में इजी हो. इनको रेफरेंस लेते हुए मैं आपको ये समझाने जा रही हूँ. ठीक है, सबसे पहले आता है मैन विटनी यू टेस्ट. तो मैन विटनी यू टेस्ट जैसे कि पैरामीट्रिक में आपने फर्स्ट पढ़ा था टी टेस्ट, उसी तरह से आपका ये सिमिलर टेस्ट है, सिमिलर टू टी टेस्ट. ठीक है, यू टेस्ट. तो इसमें हम क्या करते हैं, अब देखिए आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए. ये सब आपके पैरामीट्रिक थे, तो अगर आपने मेरा पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक का डिफरेंस वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगी. पैरामीट्रिक टेस्ट में हम मीन एंड वेरिएंसेस को स्टडी करते हैं, जबकि नॉन पैरामीट्रिक में हम मोड एंड मीडियन को स्टडी करते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शंस को स्टडी करते हैं. ओके, तो टी टेस्ट में हमने मीन्स को कंपेयर किया था, 2 सैंपल्स के मीन को कंपेयर किया था. तो यहाँ हम मीन को कंपेयर ना करके हम स्टडी करते हैं, हम कंपेयर करते हैं मीडियन को. ओके, सो वी स्टडी मीडियन हियर, मीडियंस ऑफ 2 सैंपल्स इन 1 पॉपुलेशन. ओके, इस तरीके से टी टेस्ट से ये टेस्ट जो आपका सिमिलर रहेगा. अब बात करते हैं सैंपल साइज की. तो टी टेस्ट में आपका लेस देन 30 था सैंपल साइज, विच वॉज द स्मॉलेस्ट सैंपल साइज. यहाँ आपका और भी ज़्यादा स्मॉलर सैंपल साइज आ जाता है, विच इज़ योर 5 to 20. सो इट मीन्स मिनिमम आपकी 5 यूनिट्स आप ले सकते हैं, एंड मैक्सिमम यू कैन टेक ओनली 20 यूनिट्स in 1 sample. Okay. Now the next characteristic is data is not normally distributed. Again difference video से ही वही point है कि parametric test में because you know कि आपका जो data है वो normally distributed होता है, जबकि non parametric test में आपके हमेशा skewed distributions आपको देखने को मिलते हैं. Either they are positively skewed or they are negatively skewed. So this one also will be the characteristic, and this characteristic you can write down under all of the non parametric tests that data is not normally distributed, या आप कह सकते हैं कि data is skewed distribution is there. ठीक है, लास्ट वन इज, हम इसको और क्या बोल सकते हैं मैन विटनी यू टेस्ट को, यू कैन ऑल्सो कॉल दैम मैन विटनी विल्कॉक्सन टेस्ट, और यू कैन से मैन विटनी विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट. ओके, सो दीज आर द अदर नेम्स ऑफ मैन विटनी यू टेस्ट. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज काई स्क्वायर टेस्ट. ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, अभी आपका दिया था कार्ल पियर्सन ने. ओके, 1990 में आपको दिया था. अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए आप एक सबसे कॉमन जो बेसिक चीज़ है रिसर्च में उसको समझने की कोशिश कीजिए. मैं अपनी रिसर्च के काफ़ी टॉपिक्स की वीडियो में अलग अलग तरीके से इस चीज़ को आपको बताती हूँ, तो मैं आज उसको बहुत बेसिक लेवल पर आपको समझाती हूँ ताकि वो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो. तो हम जब भी रिसर्च करते हैं या बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो हम करते क्या हैं, जब एक पॉपुलेशन होता है, एक लार्ज डेटा सेट आपके पास होता है, तो या तो आप उनकी वैल्यूज़ को मेजर कर सकते हो. ठीक है, जो रियल वैल्यूज़ हैं, एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, मेजर कर लीजिए. ठीक है, जब ऐसा पॉसिबल नहीं होता है तो बेसिकली हम करते क्या हैं, हम उस लार्जर डेटा सेट से एक स्मॉलर डेटा सेट को उठा लेते हैं, सैम्पल को उठा लेते हैं. अब उस सैम्पल पे उन्हीं वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं जो हमने पॉपुलेशन में करनी थी, बीट सेंटर टेंडेंसी वैल्यू, बीट कोरिलेशन और एनीथिंग वी चेक ऑन दिस सैंपल नाउ. ओके, तो सैंपल से जो वैल्यूज हम निकालते हैं वो हमारी क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं, प्रोबेबल वैल्यूज हैं. ठीक है, एक चीज आप याद रखिएगा कि स्टैटिस्टिक्स में जो भी वैल्यूज आप कैलकुलेट करते हैं दे आर नेवर द ट्रू वैल्यूज. ठीक है, दे आर ऑलवेज द प्रोबेबल वैल्यूज. आप अनुमान लगाते हैं, आप एक आइडिया लेते हैं कि
प्रोबेबली किस वैल्यू के क्लोजर हमारी जो एक्चुअल वैल्यूज होंगी, ठीक है, वो आपकी कभी भी ट्रू वैल्यूज नहीं होती हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं। तो बेसिकली हम करते क्या है कि उस सैंपल से निकाले हुए स्टैटिस्टिक्स को, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को, और जो आपकी मेजर्ड वैल्यू हैं या जो आपने ऑब्जर्व की हैं उन वैल्यूज़ को फाइनली कंपेयर किया जाता है, उनमें डिफरेंस को चेक किया जाता है। तो कहीं कहीं आप पढ़ेंगे कि सैंपल और पॉपुलेशन के बीच का फिट चेक किया जा रहा है, उनके बीच की सिमिलैरिटी कितनी है वो चेक की जा रही है। या किसी टेस्ट में आप क्या कर रहे हो, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट में आपने बेसिकली करना क्या है, यू कंपेयर एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्या हैं, जो आपको सैंपल से मिल रही हैं, जो आपने कैलकुलेट की हैं, और ऑब्जर्व वैल्यूज क्या हैं, जो आपकी रियल वैल्यूज हैं, मेजर्ड वैल्यूज हैं, ठीक है। सो यू बेसिकली कंपेयर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। फॉर्मूला आपका कुछ इस तरह से रहेगा, काई स्क्वायर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, समेशन सो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसका स्क्वायर लेंगे एंड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो इसमें आपका बेसिकली क्या निकल के आ जाएगा, काई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यही आप जी टेस्ट में कर रहे थे। जी टेस्ट में आपने क्या किया था, वहाँ पर आप मीन कंपेयर कर रहे थे, पॉपुलेशन का एंड सैंपल का मीन कंपेयर किया था। तो बेसिकली आपको वही करना है जो मैंने अभी आपको समझाया। यहाँ पर आप एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इस वैल्यू से हमें फिर कैसे पता लगेगा कि हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, ओके। तो उसका देखिए हमें कैसे पता लगेगा। अब हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो क्लोजर हों, सिमिलर हों, ठीक है, इनमें डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो। तो अगर इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा होगा तो हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, ओके। काई स्क्वायर की वैल्यू इट मीन्स ज़्यादा होगी तो हमें हाइपोथेसिस को क्या करना है, रिजेक्ट करना है। डिफरेंस जितना कम होगा वो हमारी रिसर्च के लिए अच्छा रहेगा। अब आप कहेंगे कि अप टू व्हाट पॉइंट और अप टू व्हाट एक्सटेंट दिस वैल्यू कैन गो, मतलब किस पॉइंट के बियॉन्ड हम कहेंगे कि दिस वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल और दिस डिफरेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो वो कैसे पता लगेगा, फॉर दैट यू हैव टू कंपेयर दिस वैल्यू, काई स्क्वायर वैल्यू, विद द क्रिटिकल वैल्यू, ओके, विद द टेबल वैल्यू। ये आपकी टेबल वैल्यू है। तो इस टेबल वैल्यू से, जो आप एग्जिस्टिंग वैल्यू से जब आप इसे कंपेयर करेंगे, तो अगर इससे भी ज़्यादा है आपकी काई स्क्वायर की वैल्यू, इस एक्सटेंट को आप फिक्स कर सकते हैं कि अगर इससे ज़्यादा आपकी काई स्क्वायर की वैल्यू है तो आप हाइपोथेसिस को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ओके। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक चीज़ है कि इसको गुडनेस ऑफ फिट भी कहा जाता है। तो अब ये भी इसी से निकल के आया है कि गुडनेस ऑफ फिट क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम एक फिट चेक कर रहे हैं ना एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज में या सैंपल एंड पॉपुलेशन में कि कितना अच्छा फिट एग्जिस्ट करता है, कितना सिमिलैरिटी है वहाँ पर। तो ये जब हम चेक कर रहे हैं तो इसीलिए इस टेस्ट को क्या नाम दिया गया है, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। अब बात करते हैं सैंपल साइज की। तो यहाँ पर क्योंकि जी टेस्ट में भी आपका एक लार्जर सैंपल साइज रहता है, दिस इज लार्जर देन 30, तो यहाँ पर भी जो है वो सिमिलर सा ही आपका कि फ्रीक्वेंसीज मस्ट बी एटलीस्ट 50, ठीक है। यहाँ पर आपका एटलीस्ट 50 बोल रहा है कि 50 से तो ज़्यादा ही ज़्यादा आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा एक आप डिग्री ऑफ फ्रीडम भी यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए भी आप गॉट अ फॉर्मूला विच इज DF इज इक्वल टू सो नंबर ऑफ रोज -1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स -1 एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई देम, ठीक है। आपको क्या मिल जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। सो दिस वाज अबाउट योर काई स्क्वायर टेस्ट। लास्ट कम्स वेरी सिंपल क्रुस्कल-वालिस एच टेस्ट। तो अब ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, आपका एनोवा के सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर टू एनोवा। एनोवा में अब हम पैरामीट्रिक टेस्ट में हमने क्या पढ़ा था कि एनोवा जो है वो आपका एक्सटेंशन है टी टेस्ट का, ओके। इट मीन्स टी टेस्ट में जहां हम सिर्फ 2 सैंपल्स का मीन पढ़ रहे थे, वहीं एनोवा में हम क्या करते हैं, वी कंपेयर द मीन्स ऑफ मोर देन 2 सैंपल्स, राइट। इसी तरीके से जो हमारा एच टेस्ट है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ मैन विटनी यू टेस्ट। अब ये इसी तरह से इसकी क्या है, एक्सटेंशन है। इट मीन्स यहाँ पर जहां हम 2 सैंपल्स का मीडियन कंपेयर कर रहे थे, वैसे ही हम यहाँ पर मोर देन 2 सैंपल्स का जो है स्टैटिस्टिकल डिफरेंस चेक करेंगे, ओके। तो इस तरीके से आपका क्रुस्कल-वालिस एच टेस्ट ये एक हायर फॉर्म का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ मैन विटनी यू टेस्ट एंड अगेन द डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो मैंने आपको भी पहले बताया था कि क्योंकि ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है तो डेटा जो है वो आपका जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, इट कैन बी अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल, ओके।
So this was all about the types of non-parametric test and I guess मैंने बहुत अच्छे से आपको ये समझाया है. कंपैरेटिव होने की वजह से आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन लर्न करने में भी ईजी रहेगी. और अगर आपको नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ईजिली समझ आ गए हों तो यू मे लाइक दिस वीडियो, यू मे शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन इफ you want me to make some videos on some other topic as well. Okay, you may subscribe my channel for more of such videos on research, statistics, PhD or UGC NET related content. Thank you for watching and until my next video, keep learning.